जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज भी हम लोग सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। और देखिए, जब भी आप सेट प्रैक्टिस करिए, चाहे खुद से, चाहे मेरे साथ, चाहे किसी के साथ, हमेशा आप अपना अप्रोच वो रखिए, अपना सोच वो रखिए कि अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने एग्जाम में होता तो हम इसको कैसे करते। बस यही सोच आपको रखना है। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन को एकदम बेसिक से डिटेल में नहीं, आपको वहाँ हर तरीके से सोचना होगा। आपको ऑप्शन वाइज भी देखना होगा। हो सकता है कि ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप इसको और जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का अप्रोच जो हमारा हमेशा रहता है, जो हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि आपको एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड हमारा प्रैक्टिस सेट होता है। देखिए, आप जब भी सेट लगाइए ना, तो बिल्कुल धीमे धीमे मत लगाइए, थोड़ा अटैकिंग मोड में लगाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में समय आपके पास कम होता है, समय का अभाव होता है। और अगर आप अपने आप को स्लो कर देंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा अटैकिंग मोड में लगाइए। आप टाइम लगा के, हमेशा टाइम से आप प्रैक्टिस करिए। और जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठते हैं ना, तो हमेशा एक कंप्लीट सेट प्रैक्टिस करके ही उठिए। ऐसा नहीं कि अभी 10 क्वेश्चन लगा लिया फिर छोड़ दिया, फ़ोन आ गया दोस्त का, यार का, हाय हेलो में समय गया। नहीं, जब भी आप प्रैक्टिस करिए तो बिल्कुल एकदम एग्जाम के जैसा, बिल्कुल एकदम शांत दिमाग से बैठ जाइए और शुरू हो जाइए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और सारा का सारा सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तब आप अपना कमी को देखिए कि भाई कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बना, कौन सा क्वेश्चन में हमको समस्या हुआ, कौन सा क्वेश्चन आसानी से बन गया, क्या हम इसको ऑप्शन से तोड़ सकते थे, क्या कोई और अप्रोच हो सकता था। तो आप जब ऐसे सोचने लगेंगे ना, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इसी तरीक़ा से काम करने लगेगा। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन भी रहता है आपके लिए हमेशा कि जो हमारा ऐप है फोकस स्टडी विद अभी, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ। ठीक है, इस पे मैथ का जो कोर्स है हमारा झारखंड के लिए, वो सिर्फ 299 का है, सिर्फ 299 का है। हालांकि बाद में ये प्राइस बढ़ भी सकता है। और ये झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए है जिसमें मैथ्स आता है 4 ऑप्शन वाला। ठीक है, ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्टिव मैथ आता है। ठीक है, उसमें नहीं, एकेडमिक के लिए नहीं है। ठीक है, सिर्फ वनडे एग्जाम्स के लिए है, जैसे कि झारखंड सचिवालय, दरोगा, पंचायत सचिव, जो भी है उन सब के लिए है। इसमें आपको कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस मिल जाएगा। कंप्लीट अभी इसमें अर्थमेटिक का पोर्शन चल रहा है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। पहले ठीक से वेरीफाई कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक से जांच परख से अभिषेक सर से बात कर लीजिएगा, सबसे बढ़िया आपको वही बताएंगे, हमसे भी अच्छा आपको अभिषेक सर बताएंगे। ठीक है, और बेसिक टू हाई लेवल, मतलब हाई लेवल कहने का मतलब ये नहीं कि हम इसमें आपको कैट की चीज़ें बता दें। भाई कैट लेवल है ही नहीं। ठीक है, तो जो मैक्सिमम लेवल हो सकता था, एक्सपेक्टेड लेवल हो सकता है, उस लेवल का एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट तो है ही। और आपको यहाँ 1 ईयर का कंप्लीट वैलिडिटी मिल जाती है। तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। 299 का, बिल्कुल जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि पिज्ज़ा वाला रेट में आपको देंगे, तो ये बिल्कुल वही रेट का है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और एक बात यकीन मानिए, आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो भी आपका शिकवा शिकायत है, आप जो है कमेंट में लिख दीजिएगा। और भी किसी भी तरीक़ा का इंक्वायरी है तो उसके लिए आपका नंबर दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपका दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और थोड़ा सा अटैकिंग मोड में देखेंगे। पहले हम आपको एग्जाम का अप्रोच बताएंगे, फिर उसके पीछे का बेस बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहता है सवाल, ध्यान से देखिए। कहता है सवाल कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है। उसकी मूल त्रिज्या रेडियस कितनी है? समझिए सवाल को। कह रहा है ना कि भाई अगर एक सर्कल है, उसका रेडियस में अगर हम 1 सेंटीमीटर जोड़ देना, तो जो नया वाला सर्कल बनता है ना, उसका एरिया जो है पहले वाला सर्कल से 22 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो कहता है कि जो पहले वाला सर्कल था ना, उसका रेडियस क्या था, मतलब ओरिजिनल रेडियस इससे पूछा है। आप इसको ऐसे समझिए सवाल को कि जो हमारा पहले वाला सर्कल है उसका रेडियस r
और जो हमारा नया वाला सर्कल है उसका रेडियस r+1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल सर्कल था, इसका रेडियस r, और ये हमारा नया वाला सर्कल बना, इसका रेडियस r+1। तो जब जाहिर सी बात है जो हमारा रेडियस बड़ा है वही ना बढ़ेगा भाई। इसका मतलब ये है कि जब हम नया वाला सर्कल में पुराना वाला सर्कल के एरिया को घटाते हैं तो 22 सेंटीमीटर आता है। समझ गए बात को। अब आपको इसी चीज़ को लिख देना है सावधानी से। अब जरा ध्यान से देखिए कि जब बड़ा वाला सर्कल के एरिया में छोटे वाले सर्कल के एरिया को घटाएंगे तो 22 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब जब दोनों सर्कल को घटाएंगे, दोनों सर्कल का एरिया को घटाएंगे तो कॉमन क्या आएगा, देखिए पाई कॉमन आएगा, और पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, मतलब दोनों में पाई कॉमन आएगा। मतलब इसको समझ लीजिए, ये हो जाएगा पाई r+1 का स्क्वायर माइनस पाई r² और बराबर क्या दिया है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो भाई मेरे यही चीज़ ना दिया है। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या है, पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, दोनों से पाई कॉमन आएगा। तो हम इस चीज़ को डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे कि पाई कॉमन आएगा मतलब 22/7 आएगा, और अंदर क्या रह जाएगा r+1 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, अंदर रह जाएगा r+1 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। तो क्या आपको अंदर a² माइनस b² नहीं दिख रहा है? क्या आपको अंदर a² माइनस b² r+1 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, क्या ये a² माइनस b² नहीं दिख रहा? दिखना चाहिए। और a² माइनस b² क्या होता है, a+b इंटू a माइनस b, a+b इंटू a माइनस b। या तो आप इसको a+b के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिएगा। अगर हम ये r+1 को ही a+b के होल स्क्वायर में तोड़ दें तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2r इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस क्या बच जाएगा r का स्क्वायर बराबर कितना 22। कुछ भी नहीं है, ये आपका माइनस r² प्लस r² कैंसिल हो गया भाई मेरे। ये 22 से 22 हमारा कैंसिल हो गया, इधर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है, 7 इधर जाके मेरा गुना हो गया, 2r का वैल्यू 2r प्लस 1 का वैल्यू 7 है, तो 2r = 7 - 1 6 और r बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब यही मेरा ओरिजिनल सर्कल का रेडियस आया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आपको समझना था एकदम आसानी से, है ना। तो आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अगर हम इसी को कैलकुलेटिव बना देते ना तो भैया ये 2 स्टेप और जाता, लेकिन आप समझिए कि आप कर क्या रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ से पाई r+1 का स्क्वायर माइनस पाई r², पाई यहाँ भी कॉमन आएगा 22/7, अंदर बचेगा r+1 का स्क्वायर माइनस r²। इसको हम सीधा a+b के होल स्क्वायर में तोड़ दिए, r² प्लस 2r प्लस 1 माइनस r का स्क्वायर, यहाँ से ये माइनस r² प्लस r² कैंसिल हो गया, 22 से 22 हमारा उड़ गया, 7 इधर जाके गुना हो गया, तो 2r प्लस 1 बचा, 1 इधर गया, 7 में 1 गया 6 और 2 से भागा गया तो 3। मतलब जो हमारा ओरिजिनल रेडियस था वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना सा काम करने में आपको वक्त नहीं लगना चाहिए। देखिए इस सवाल को, अलजेब्रा से अच्छे सवाल हैं आपके एग्जाम में आए हुए हैं, झारखंड में आता है सवाल, इसीलिए अलजेब्रा को भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस पे ध्यान देना होगा आपको। 2-3 चैप्टर ऐसा है जहाँ से सवाल आता है, जैसे कि एरिया वॉल्यूम, अलजेब्रा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, इन सब से सवाल एकदम पक्का आता है। पार्टनरशिप दरोगा में है, हर एक शिफ्ट में सवाल है। कहता है कि यदि a × a + b + c = 15, इफ़, इंग्लिश वालों के लिए इफ़ a × a + b + c = 45, कॉमा b × a + b + c = 75 एंड c × a + b + c = 105 हो तो a² + b² + c² का मान कितना होगा। अब इस सवाल को यार करना कैसे है, ये a के गुना में भी a + b + c है, b के गुना में भी a + b + c है और c के गुना में भी a + b + c है। अब इसका मतलब ये है कि a + b + c का वैल्यू 45 में भी गुना है, 75 में भी है और 105 में भी है।
ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 45 में भी है, 75 में भी है और 105 में भी गुना है। अगर आप समझ सकते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 45, 75 और 105 में कोई ऐसा नंबर कॉमन हो, कोई ऐसा नंबर कॉमन मिल जाए तो फिर मज़ा आ जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 45, 75, 105 15 के टेबल में आता है। 15 तिहाई 45, 15 पचे 75, 15 सत्ते 105। यही तो टेबल का कमाल है। टेबल याद करना अलग बात है, उसको यूज करना अलग बात है, दोनों डिफरेंट थिंग्स है। ठीक है, देखिए इसका मतलब 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 45 को देखिए हम इसको लिख के बताते हैं। मतलब हम a इंटू ए प्लस बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 15, ठीक है। और b इंटू ए प्लस बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं? 75 है ना, तो 5 गुना 15। और c इंटू ए प्लस बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं? तो जी 7 गुना 15। अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि a प्लस बी प्लस सी का सम कितना है? 15। अगर a प्लस बी का सम 15 है तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 7 है। हमसे पूछा क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 9 प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 25 प्लस सी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49। तो भैया 25 और 9 34, 34 से 1 दे दिए 49 को 50 और बचा 33 83 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपको ना ऐसे सोचना होगा। अब इसका बेसिक समझ लीजिए। इसका बेसिक क्या है कि भैया आपको 3 इक्वेशन दिया है, सीधा 3 इक्वेशन दिया है ना। एक तो ये तरीका हो गया जिससे धुरंधर लोग जाएंगे, पता है कि वो लोग कैसे करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में जो भी अलजेब्रा से सवाल आएगा वो कभी ना कभी एसएससी में पूछा हुआ होगा, एकदम पक्का है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हम इसका बेसिक में जाएं तो भैया a इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 45। और a इंटू, अच्छा यहाँ पे b है ना, b इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? ये है 75, जल्दी जल्दी कर देते हैं। और c इंटू ए प्लस सी प्लस बी का वैल्यू कितना है? 105। अगर हम सबको जोड़ेंगे ना भाई, अगर हम सबको जोड़ेंगे तो इधर से a प्लस बी प्लस सी हमारा कॉमन आएगा। सबको जोड़ेंगे तो 3 इक्वेशन है, तीनों को जोड़ेंगे तो नंबर के साथ जुड़ेगा, वेरिएबल के साथ जुड़ेगा। इन सब के बीच में प्लस का साइन लगेगा तो a प्लस बी प्लस सी तो हमारा कॉमन आ जाएगा। और अंदर क्या रह जाएगा? अंदर भी रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा? 105 और 75 180 और 45 225। क्या आ जाएगा? 225। अगर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 225 है तो क्या हम इसको 15 गुना 15 नहीं समझ सकते हैं? मतलब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना? 15। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 15 रखिए और a इंटू 15 मतलब 15 से इसको भाग देंगे 3 आएगा, 15 से इसको भाग देंगे तो भैया 5 आएगा और 15 से इसको भाग देंगे तो 7 आएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, सबको जोड़ देंगे 83 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक है। ठीक है, ये हमारा बेसिक है। तो इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा मेहनत करना सीखिए और कंसेप्ट को दिमाग में रखिए और अपने आप को ना हमेशा स्किल्ड एकदम तेज धार बना के रखिए कि ताकि आप सवाल को फोड़ सके। तो ये चीज़ आपको दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो दिया है उसको फिर से लिखेंगे, मामला समझ जाएगा, उसको बचाना है। ठीक है, क्योंकि बाज़ार में झूठ बहुत फैला हुआ है, आपको उधर नहीं जाना है, आपको अपने हिसाब से काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको मेरा ही कोर्स लेना है, नहीं ज़रूरी है। आपको जहाँ अच्छा लगे, जहाँ समझ में आता है वहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़िए सही। ठीक है, तो आप इसको इस तरीक़ा से सोच सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सरल कीजिए। सवाल बड़ा सिंपल दिख रहा है लेकिन कुछ ना कुछ खास है, कुछ ना कुछ सीखेंगे आप। अगर आपको इस तरीका का सवाल दिखे 5 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 का क्यूब प्लस 4 इंटू 5 रेज टू पावर 4 प्लस 4 इंटू 5 रेज टू पावर 5,
और लिखा हुआ है सरल करिए, तो आप तो एकदम से लग जाएंगे। यहाँ 5 प्लस 4 पचे 20 प्लस यहाँ पर 5 पचे 25, 25 चौके 100 प्लस ये यहाँ पर 125, 125 गुना 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा 625, 625 गुना 4, फिर तो बात नहीं बनेगा, क्योंकि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पे ना 5 का पावर चढ़ा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ इसके पीछे कहानी है। समझिएगा ध्यान से, आपको समझाते हैं। ये 5 तो मेरा अलग है, लेकिन आप यहाँ से देखिए 4 गुने 5, 4 गुने 5 का स्क्वायर, 4 गुने 5 का क्यूब, 4 गुने 5⁴ या 4 गुने 4 सबके साथ चिपका हुआ है यहाँ के बाद। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 5 प्लस सबसे 4 कॉमन ले लें, तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा, 5 प्लस 5⁵ का स्क्वायर प्लस 5 का पावर 3 प्लस 5 का पावर 4 प्लस 5 का पावर 5, यही मेरा बचेगा, यही मेरा बचेगा। और इसको भी कैलकुलेट करना आसान नहीं है, अगर आप कितना भी आपका गुना भाग तेज है, आपको टाइम लगेगा। उसके लिए इसके पीछे का कहानी याद रखिए। अगर आपको कहीं ऐसा दिखता है, ठीक है, अगर कहीं आपको ऐसा दिखता है r प्लस r का स्क्वायर प्लस r का क्यूब प्लस r⁴ प्लस r⁵ प्लस r⁶ प्लस डॉट 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 r का पावर n तक, तो इसका आप ये फॉर्मूला ही याद रखिएगा, इक्वल टू होता है r इंटू r का पावर n-1 अपॉन r-1। जब यहाँ तक आप परिचित रहेंगे ना, तो ये सवाल आपसे टाइम ही नहीं लेगा। अब ये चीज़ आपको पता है, अब ये चीज़ आपको पता है, ठीक है, कि अगर यहाँ से यहाँ तक हम देखिए ध्यान से, तो ये यही चीज़ है, इसी सीरीज़ में ये चल रहा है। 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4, 5 का पावर 5, जहाँ तक लेके जाना चाहे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसका ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको याद है, अब ये सवाल आपके सामने एग्जाम में आया, तो आप करेंगे क्या, आपको ये चीज़ भी नहीं दिखना, ये चीज़ भी आपको नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, देखिए ये 5 हमारा अलग है, प्लस 4 कॉमन लिए, इनटू अंदर क्या बचा 5, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, तो भैया क्या होता है r इंटू r का पावर n, जो मैक्सिमम पावर होगा, तो 5 इंटू 5 का पावर मैक्सिमम पावर 5 -1 अपॉन 5 -1, इतना ही कैलकुलेशन होगा। समझिए, देखिए हम आपको बेसिक से नहीं लेके जा रहे, एकदम हम आपको सटीक अप्रोच बता रहे हैं कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। अगर यही सवाल आ गया तो अब क्या करेंगे, मुंह तो नहीं देखेंगे, कंपटीशन इतना हार्ड है। तो 5 - 1 4, ये 4 से ये 4 हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा 5 प्लस यहाँ पे क्या है 5 का पावर 1 है, और 5 का पावर 1 गुने 5 का पावर 5 क्या होगा 5 का पावर 6 माइनस 5 गुने 5, ये भी आपका -5 प्लस 5 कैंसिल, क्या आ गया 5⁶ हमारा आंसर हो गया। इतना काम आपको करना होता है एग्जाम में, तो आप तब करेंगे जब आपको इसके पीछे का लॉजिक पता होगा, कहानी पता होगा, ठीक है। देखिए वॉल्यूम से सवाल कहता है कि यदि एक गोले की त्रिज्या एक बेलन की त्रिज्या की 3 गुनी है और उनके आयतन समान है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई क्या दिया है h, और त्रिज्या में संबंध है जहां बेलन की त्रिज्या r है, सिलेंडर, बेलन मतलब सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेंडर और स्फेयर में रिलेशन दिया हुआ है, और लास्ट में पूछा है कि उनके रेडियस, बेलन का रेडियस और हाइट के बीच में क्या रिलेशन है, ऐसे दिया हुआ है। तो पहले समझ लीजिए कहा क्या है, पहला ही लाइन बोला है कि उनका वॉल्यूम बराबर है, जो वॉल्यूम स्फेयर का है वही वॉल्यूम सिलेंडर का है, बिना फॉर्मूला का काम चलने वाला नहीं है। तो जी आप एक बात बताइए कि गोला का आयतन क्या होता है, आप कहेंगे सर 4/3 पाई
पाई आर क्यू। तो हम बेलन का आयतन गोला का आयतन मान लेते हैं कैपिटल आर, और ये बराबर है बेलन का आयतन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो भाई बेलन का तो रेडियस दिया है ना आर स्क्वायर, आर दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन ये हो गया और गोला का आयतन ये हो गया। गोला का रेडियस हम मान लिए कैपिटल आर। ठीक है, अब इनका रेडियस में क्या रिलेशन दिया है, बोला है कि गोला का जो रेडियस है ना वो बेलन का सिलेंडर का रेडियस का 3 टाइम्स है। मतलब आर जो कैपिटल आर है ना वो बराबर है 3 इंटू स्मॉल आर का। मतलब इस कैपिटल आर की जगह पे हमें 3r रखना है। और भैया आपको ये चीज़ दिख रही है कि पाई से पाई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। क्या क्या बच गया, तो 4/3 इंटू आर की जगह पे 3r और 3r का क्यू, तो 27r क्यू हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर इंटू एच। अच्छा, और बेलन का हाइट क्या दिया हुआ है कैपिटल एच। ठीक है, तो इस एच की जगह पर क्या लिखेंगे कैपिटल एच। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए करना क्या है। देखिए 3 से काटेंगे 9 बार में, 9 चौके 36। आर स्क्वायर से आर क्यू को काटेंगे, आर बचेगा 36r इक्वल टू क्या होगा एच। यही रिलेशन है एच और आर में बेलन का ऊंचाई और उनका रेडियस में। मतलब हाइट जो है रेडियस का 36 गुना है, 36 गुना है। तो अच्छे सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आएंगे, तो आपको प्रैक्टिस भी अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आए। गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन दे दिया है, और गोला का रेडियस और सिलेंडर के रेडियस में रिलेशन दे दिया है, और बोला है कि जो गोला का रेडियस है ना वो सिलेंडर के रेडियस का 3 टाइम्स है। तो हमने गोला का रेडियस मान लिया कैपिटल आर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने r के जगह पे 3r पुट कर दिया। तो r क्यू था, तो 3r का क्यू कितना 3r, मतलब 27r क्यू 27r क्यू, और दोनों तरफ रख के कटम कुटाई कर दिए। ठीक है, आपका आंसर सीधा आ गया। देखिए इस सवाल को देखिए, एक सवाल हाथ से लिखना आसान काम नहीं है, मुश्किल होता है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ठीक से पढ़िए और समझिए। एकदम ये नहीं समझना कि भाई सर हाथ से लिख रहे हैं अच्छा सवाल नहीं होगा। भाई बिल्कुल एकदम फिल्टर सवाल है और एक्सपेक्टेड है, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, कहता है कि 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से सीधी रेखा में 110 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक, एक ट्रेन ए से सुबह 7 बजे चलना शुरू करती है और बी की ओर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, ये भी ठीक। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है और ए की ओर 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। ठीक है, किस समय वे दोनों मिलेंगे। देखिए दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलने आ रही है, एक चल रहा है ए से बी की ओर और दूसरी बी से ए की ओर। अब जब 2 चीज़ को मिलाना है ना, आपको ये जानना है कि मिलने में कितना समय लगेगा ना, तो दोनों को एक ही समय चलाना होगा, दोनों को एक ही समय चलाना होगा। यहाँ पहली ट्रेन चली है 7 बजे, कितना बजे 7 बजे, और दूसरी ट्रेन चली है 8 बजे। तो ऐसे हम नहीं बता सकते हैं कि ट्रेन कितना बजे मिलेगी, इनको ना एक ही समय में चलाना होगा। तो करना क्या होगा, आप देखिए जो ट्रेन 7 बजे चली है और इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और जो दूसरी ट्रेन 8 बजे चली है इसकी ट्रेन 25 किलोमीटर पर आवर है। अगर हम दोनों ट्रेन को 8 बजे चलाएं तब मिलने में कितना समय लगेगी हम बता देंगे। कैसे, ये जो ट्रेन 7 बजे चली है ना, ये 7 से 8 बजे तक कितना दूर गई होगी। तो जी इस ट्रेन का जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो पहली ट्रेन है जो ए से चली है वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, और ए और बी स्टेशन के बीच कितना दूरी है 110 किलोमीटर है। तो भाई 110 किलोमीटर में ये जो पहली ट्रेन है 1 घंटा में 20 किलोमीटर आगे रहेगी, क्योंकि ये चलती है 7 बजे। तो ये 8 बजे 20 किलोमीटर चल चुकी है, 8 बजे 20 किलोमीटर चल चुकी है। तो 110 में 20 किलोमीटर तो पहली ट्रेन चल चुकी है।
अब 8 बजे इस ट्रेन को भी बढ़ाते हैं और ये दूसरी ट्रेन भी खुलती है। तो अब 8 बजे से दोनों ट्रेन के बीच कितना दूरी रहेगा, तो 110 में 20 किलोमीटर चल चुकी है, 90 किलोमीटर का दूरी रहेगा दोनों ट्रेन के बीच में। और दोनों ट्रेन एक ही समय 8 बजे अब खोलते हैं, ठीक है। तो जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चलती है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आता है ना, तो उनका स्पीड को जोड़ते हैं, तो इन दोनों को मिलने में लगा समय बराबर टोटल डिस्टेंस कितना है, अब 90 किलोमीटर है। और इनका रिलेटिव स्पीड को जोड़ देते हैं, तो 20 और 25 45 45 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर का दूरी तय करना है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 2 घंटा का समय लगेगा, 2 आवर्स का समय लगेगा। लेकिन ये बोला है कि कितना बजे मिलेगा, तो जब जिस समय से दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चली है एक साथ, उस समय से आप 2 घंटा जोड़ लीजिए। तो 8 बजे से 2 घंटा जोड़ लीजिए, 10 बजे ये दोनों ट्रेन सुबह 10 बजे एक दूसरे से मिलेंगी, फिर क्रॉस कर जाएंगी। बात समझ में आया? थोड़ा सा पीछे जाके आपको समझा देते हैं, बस एग्जाम में आपको इतना ही काम करना होगा। अब अगर आपके पास बेसिक नहीं है तो भाई आपको बेसिक लेना होगा, आपको बेसिक पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए ए और बी 2 स्टेशन है, आपका ये ए है और ये आपका बी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 110 किलोमीटर। एक ट्रेन ये जो चलती है 7 बजे, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और दूसरी ट्रेन चलती है 8 बजे, ठीक है, और ये चलती है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो दोनों कब मिलेगी? तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर दोनों को मिलन का समय जानना है ना, तो दोनों को सेम टाइम में चलाना होगा। तो या तो इस ट्रेन को 1 घंटा पीछे ले जाइए, मतलब इसको 25 किलोमीटर पीछे ले जाइए, तब ये भी 7 बजे, ये भी 7 बजे चलेगी। या तो इसको 1 घंटा आगे कर दीजिए। तो हम किए क्या कि जो ए से 7 बजे खुल रही है ना, वो 8 बजे 20 किलोमीटर चल चुकी होगी, 20 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो यहाँ से यहाँ 110 है, में 20 पहली ट्रेन चल चुकी है, दूरी बचा 90 किलोमीटर। अब ये भी खुली 8 बजे इधर से और ये भी खुली 8 बजे, सेम टाइम हो गया। तो मिलने में लगा समय बराबर, दूरी कितना, 90 किलोमीटर। और सापेक्षिक चाल एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 25 45, 45 दूना 90। 2 घंटे बाद ये ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी। तो हमसे समय पूछा है, तो 8 बजे से 2 घंटा जोड़ेंगे, ना कि 7 बजे से, ठीक है। तो 8 बजे से 2 घंटा, 10 बजे सुबह दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। देखिए कहता है कि उस सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। उस सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करिए जिसे 12 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे हॉल में रखा जा सके। जब कोई हॉल है और उसका लंबाई चौड़ाई तीनों अलग अलग है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो हॉल है वो घनाभ आकार का है। और जब घनाभ में आपको लंबे से लंबे छड़ रखना है, लंबे से लंबी बांस रखना है, या कोई भी वस्तु लंबी से लंबी रस्सी अगर खींचना है, तो वो लंबाई हमेशा होगा ऊपर कोना से नीचे कोना। आप अपने कमरा में देखिएगा, आपका कमरा भी घनाभ आकार का है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है। तो उसमें अगर लंबी से लंबी वस्तु रखनी है, रोड रखनी है, बांस रखना है, तो ऊपर कोना से नीचे कोना सबसे लंबाई होता है। मतलब आपको विकर्णतः रखना होगा, डायगोनली रखना होगा। तो इस सवाल में आपसे इनडायरेक्टली पूछा है कि वो जो हॉल है उसका डायगोनल का लेंथ कितना है, विकर्ण का लेंथ कितना है। तो अगर घनाभ है तो उसका विकर्ण का लेंथ हमेशा याद रखिएगा, उसका लेंथ होता है √L² प्लस B² प्लस H²। मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और उसके ऊपर रूट। मतलब ये होगा, मतलब इसका विकर्ण का फॉर्मूला है, ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला है, ठीक है, D फॉर डायगोनल, ठीक है। तो जाइए L का स्क्वायर, मतलब आप कहेंगे सर 144 प्लस जो भी है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, सबको जोड़ दीजिए। 144 और 16 160 और 9 169, √169 मतलब 13 मीटर डायगोनल आपसे उस छड़ का जो लंबाई है वो 13 मीटर है। थोड़ा सा इसके पीछे का कहानी को समझ लीजिए कि ये होता क्या है। तो ये आपका एक घनाभ है। आइडिया लग जाएगा आपको कि हम आपको कहना क्या
चाह रहे हैं। भले ही डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन हम आपको समझा सकते हैं अच्छे से। तो ये आपका एक हॉल है, देखिए कैसे बनता है हॉल। हम ऐसे हॉल बनाते हैं। और ये हॉल का ये आपका लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है और ये आपका ऊंचाई है। अगर इसमें लंबा से लंबा छड़ रखना है ना तो कोना कोनी, या तो इस कोना से सीधा इस कोना, नीचे ऊपर कोना से नीचे कोना, या तो इस कोना से इस कोना, या तो इस कोना से इस कोना, या तो इस कोना से इस कोना। तो आपसे यही विकर्ण पूछा है, इसी छड़ का लंबाई पूछा है। तो इसका विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है, √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, और बस डाटा बैठा के कैलकुलेट कर देना है। और ये काम आपको वर्बली कर देना है, जरूरी नहीं कि फिगर बना के। नहीं सर, एग्जाम दे रहे हैं आप, मजाक नहीं है। तो आप समझ गए कि इसमें विकर्ण का लेंथ पूछा है, वो क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये काम आपको यही करना है। 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, 144 और 16 160, और 3 का स्क्वायर 9 169, √169 मतलब 13 × 13 मतलब 13 मीटर क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब आप कहेंगे सर ये तो आसान है रे भाई, आसान सवाल एग्जाम में नहीं आता है क्या? हर एक सवाल एकदम मुश्किल नहीं होता है क्या? नहीं ना भाई, आसान भी आता है, कुछ मॉडरेट भी आता है, कुछ टफ भी आता है। तो हर एक सवालों को आपको तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। देखिए कहता है कि RS 26,000 को इस प्रकार दो राशि में, दो अमाउंट में बांटा जाता है कि एक भाग को 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर प्राप्त होता है। तो 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि क्या है, थोड़ा सा समझिए, ठीक है, पूरा समझ में आएगा। 26,000 को 2 भाग में बांट दिया, 2 बराबर भाग में नहीं बांटा है, ठीक है। अगर बराबर भाग में बांटता तो फिर सवाल क्यों बनाता और ये लिख देता, अगर कुछ और चेंज करना होता तो 26,000 को बांट दिया। जो एक भाग है ना उसको उधार दिया 10% के हिसाब से 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर, और दूसरे भाग को दिया 9% के रेट से 6 वर्ष के लिए। और दोनों ही राशि पर, दोनों ही प्रिंसिपल पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिला ना वो बराबर था। तो पूछा है कि 10% की दर से पहली वाली राशि क्या है। तो अगर आप यहाँ पहली राशि को x मानेंगे तो दूसरी राशि को 26,000 माइनस x मानना होगा। तो हम कहते हैं आप x मत मानिए, जब सिंपल इंटरेस्ट दोनों का बराबर है ना तो सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट कहता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यही तो कहता है PRT। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, यही ना होता है PRT, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो भैया आप ना एक भाग को x मत मानिए, आपको अगर मानना ही है ना तो अब दोनों भाग को मान लीजिए, एक भाग को x मानिए, दूसरा भाग को y मानिए। तो पहला भाग एक भाग को हम x माने, आपको समझाने के लिए माने हैं बस, ठीक है। तो एक भाग को x रुपया, एक भाग को y रुपया। तो जो x रुपया उधार दिया है ना 10% के रेट से 5 साल के लिए, तो 10% के रेट से 5 साल के लिए कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? तो कहेंगे सर 10 बच्चे 50%, मतलब x का 50% बराबर है, थोड़ा दूर लिखते हैं, बराबर है y का 6 साल के लिए 9%, मतलब 6 9 54%, इसका क्या 54%। भाई पहली राशि पर सिंपल इंटरेस्ट, पहली राशि पर सिंपल इंटरेस्ट और दूसरी राशि पर सिंपल इंटरेस्ट बांट दिए। ये परसेंट से परसेंट तो आपका उड़ जाएगा। x और y का वैल्यू क्या बचा, तो 2 से ही भाग जाएगा, 25 और 54, मतलब x बटा y आपका बच गया, ये इधर 50 जाएगा, मतलब 27 बटा 25। ये इनका रेशियो आ गया। मतलब अगर पहली राशि, अगर पहला भाग 27 है तो दूसरा भाग आपका 25 है। पहला 26,000 को ऐसे बांटा कि भाई पहला भाग 27 है तो दूसरा भाग 25 है। और इसी 25 और 27 कितना, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 25 और 27 52 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 26,000 रुपया। इसी 52 का वैल्यू कितना है, 26,000 रुपया। देखिए आप इसको काटिए, 26 से काट लीजिए, 26 से कम 26 1000 और 26 दूना 52, 2 से काटिए 500, मतलब एक का वैल्यू कितना आया, 500 आया। हमसे पहली वाली राशि जो 10% की दर से 5 साल के लिए उधार दिए है वो पूछा है।
तो वो कितना है 27, और 1 का वैल्यू कितना है 500, तो 27 का वैल्यू कितना, 27 × 135, ऑप्शन देखिए 13,500, 27 × 135 13,500। अगर दूसरा राशि हमसे पूछता तो 25 है और 1 का वैल्यू 5 है, तो 25 × 125 12,500 होता दूसरी राशि। ठीक है, तो भाई ये चीज़ आपको समझना होगा। अगर बेसिक से जाएंगे तो टाइम टेकिंग होगा। अगर आप और कम में जाना चाहते हैं तो आप देख लीजिए 50% बराबर 54% है, 50% बराबर 54% है। आप वैसे भी कर सकते हैं, उलट दीजिएगा रेशियो आ जाएगा, बस दोनों को जोड़ दीजिए, कहानी खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर सिस्टम से सवाल कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5 और 7 शेष बचे, रिमाइंडर बचे। तो आप सोच रहे हैं सर इसमें तो एलसीएम मेथड लगाएंगे। यार एलसीएम मेथड नहीं लगाएंगे। देखिए ऑप्शन देखिए, 18 है, 16 है, 20 है और 14 है। मैंने आपको बार बार क्या बोला कि आप टेबल पे कमांड रखो, उसका यूज सीखो। अगर वो नंबर 18 है, अगर वो नंबर 16 है, अगर वो नंबर 20 है, अगर वो नंबर 14 है, तो हमें सबका टेबल याद रहने से काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। नहीं तो आप इसका HCF भी ले सकते हैं। ठीक है, तो HCF लेने के लिए आपको करना क्या होगा कि सब में आप 3 घटा दीजिए। 115 में 3 घटाएंगे, 149 में 5 घटाएंगे और 183 में 7 घटाएंगे। तब जो नंबर आएगा आप उसका HCF निकाल लीजिए, जो HCF होगा वही उसका आंसर होगा। इतना टाइम नहीं रहता है भाई, सीधा देखो, सीधा देखो। अगर ये नंबर 18 है, अगर ये नंबर 18 है और 115 में पहले भाग देंगे तो शेष 3 आना चाहिए। तो 115 में 3 घटाओ, 115 में 3 घटाओ, कितना आएगा 112, 112। क्या 18 के टेबल में 112 है? 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 78 से नहीं है, नहीं होगा। अगर ये पहला नंबर 16 है और 115 में भागा देने पर शेष 3 बचता है, तो 115 में 3 घटाओ, 115 में 3 घटाओ, कितना आएगा 112। क्या 16 के टेबल में 112 है? कहेंगे सर 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 72 से। हाँ जी, 7 बार में कट जाता है, मतलब ये हो सकता है। अब देखो 149 से 149 को 16 से भाग लगाएंगे तो शेष 5 बचना चाहिए। तो जी 149 में 5 घटाओ, कितना आएगा? 149 में 5 गया तो 144। क्या 144 16 के टेबल में है? कहेंगे सर जी बिल्कुल, 16 × 9 = 144 है, ये हो सकता है। अब 183 में अगर 16 का भाग लगाएंगे तो शेष 7 बचना चाहिए। ठीक है, तो 183 में 7 घटाओ, 183 में 7 जाएगा तो 176 आएगा। अब क्या 16 का टेबल में 176 है? आप कहेंगे सर 16 का टेबल तो 10 ही बार याद है। 16 × 10 = 160, 17 × 10 = 170, 20 × 10 = 200। अरे 16 × 10 = 160 होता है, 16 × 11 = 176 नहीं होता है। 16 × 11 = 176 कौन जानेगा? तुम्ही को जानना होगा। तो 16 × 11 = 176 जी होता है। जाइए जी, आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो इसका HCF निकालना होगा। HCF किसका निकालेंगे? 115 में 3 घटाएंगे, 112। ठीक है, 149 में 5 घटाएंगे, 144। ठीक है, और 183 में 7 घटाएंगे, 176। हम काम वही किए हैं लेकिन दूसरा थोड़ा सा वे को चेंज कर दिए। अब जी 112, 116, 176, क्या हम इसको 16 × 7 लिख दें? क्या हम इसको 16 × 9 लिख दें? क्या हम इसको 16 × 11 लिख दें? आ गया 16, खत्म कहानी। टाटा बाय बाय। देखिए ऐसे सवाल भी आपको दर्शन हो सकते हैं सिंपलीफिकेशन के लिए। ऐसे भी, इससे बड़े भी कई तरीक़ा के सवाल दर्शन हो सकते हैं। फिलहाल आपके लिए सवाल ये है, अब बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिए। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो करना है सब कर दो। ठीक है, वेट मत करो।
तो 1/4 भागा 1/4 गुना 1/4, यही चीज़ नीचे में है 1/4 गुना 1/4 भागा 1/4। 4 ऑप्शन है, कौन सा आंसर होगा कमेंट करो। अगर आप ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि सर इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, ये आपके लिए है। आप एकदम तुरंत ऐसा नहीं कि घर जाके, और भाई ये भी मत समझना कि अरे सर का काम है बोलना, बोलने दो ना, क्या दिक्कत है। हम करेंगे ना, हम करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे, सीधा वहीं पे, इधर उधर नहीं, सीधा वहीं पे जाके फाड़ देंगे एकदम, कुछ नहीं होगा, इधर ही से फाड़ते जाना होगा। समझ रहे बात को, करो इसको। तो सबसे पहले यहाँ 2 ही चीज़ है, गुना और भाग। तो सबसे पहले भागा का काम, उसके बाद गुना का काम। तो 1/4 भागा 1/4, यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा, गुना 1/4, 1/4 गुना 1/4 भागा 1/4। तो 1/4 को 1/4 से भागा देंगे, 4 4 कट जाएगा, नीचे क्या आएगा। अब आप देख लीजिए, ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, और आप इसका आंसर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए छोटू सा सवाल है नंबर सिस्टम से। कहता है कि 4 लगातार संख्याओं का गुणनफल, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, 4 लगातार संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होगा। ऐसे सवाल में आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, 4 लगातार संख्या, यार कौन सा 4 लगातार ले, यार कोई सा भी 4 लगातार ले लो, ये रूल हमेशा फॉलो होगा। तो 4 लगातार संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होगा, 24 से, 48 से, 22 से, 10 से, किससे। तो देखिए, आप जब भी ऐसा सवाल आए ना तो आप सबसे छोटा 4 लगातार लीजिए। ठीक है, जैसे कि हम लिए 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8, ये भी 4 लगातार है। फिर हम लिए, आपको समझाने के लिए, 12 गुना 13 गुना 14 गुना 15, ये भी 4 लगातार है। फिर हम लिए 20 गुना 21 गुना 22 गुना 23, ये भी 4 लगातार है। तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा रे भैया, क्या 24 से, 48 से, 22 से, 10 से। तो देखिए 10 से ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन ये हो रहा है, तीनों नहीं हो रहा है ना, तीनों डिफरेंट नंबर। एक नंबर और लिख देते हैं, मान लो 91 92 93 94, ये भी 4 लगातार है। कहीं से भी 4 लगातार उठा लो, हमेशा किससे विभाजित होगा, हमेशा वो नंबर 24 से विभाजित होगा। किससे, 24 से। करके देख लो, ये तो देखने वाली चीज़ है, आप करके देख लो। ठीक है, अगर इसको 24 से भागा देंगे तो देखो तो 8 से 3 बार में और 3 से 2 बार में कट गया। अगर इसको 24 का भाग लगाएंगे तो जी 12 से 2 बार में और 2 से कट गया, 7 बार में कट गया। अगर इसको 24 का भाग लगाएंगे मेरे दोस्त, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखो तो सही, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 6 बार में, और 4 से काटेंगे और 4 से काटेंगे 13 बार में, और फिर ये 6 से जाएगा, देखो ये 2 से जाएगा और ये 3 से जाएगा, ख़त्म कहानी। इसको देख लो, ये भी 24 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, 3 से इसको काट लो तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठी 24। ठीक है, और फिर काट लो 4 से, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, और 2 से काट लो 11 बार में, कट गया। मतलब 4 लगातार संख्या हमेशा 24 से विभाजित होगा, पक्का। ये पहला कंडीशन है। अब आगे जाके हो सकता है वो 24 के अलावा कोई और नंबर से भी होगा, लेकिन 24 से होना तय है। ये सवाल, ऐसा सवाल नंबर सिस्टम से आता है, तो कोई इतना लंबा चौड़ा ढाढ़र नहीं लिखना है। ठीक है, एकदम चिट्ठी पत्री, यहाँ मिले थे वहाँ मिले थे, जरूरत नहीं है। सिंपल लिखिए, आंसर ठोकिए। ठीक है,
देखिए एकदम कितना अच्छा अच्छा सवाल आपके लिए लाएं, बस आपको प्रेम से बैठ के समझना है और चीज़ों को अपने दिमाग में आने देना है। ठीक है, कहता है कि एक आयताकार पार्किंग स्थान को इसकी 3 भुजाओं को पेंटिंग करके चिन्हित किया गया है। एक रेक्टेंगुलर शेप का पार्किंग है, उसका 3 साइड को पेंटिंग करके एक साइन दिया गया है। ठीक है, यदि पेंटिंग ना की गई, भुजा की लंबाई 9 फीट है, ये 9 फीट है, FT मतलब फीट लिखा है मैंने, ठीक है 9 फीट है, और पेंटिंग की गई भुजा की लंबाई 37 फीट है, तो पार्किंग स्थान का क्षेत्रफल कितना वर्ग फुट है? 46 फीट स्क्वायर टू 126, 81 फीट स्क्वायर और 252 फीट स्क्वायर, कितना वर्ग फुट है? कितना टेक्निकल सवाल है, इसको समझिएगा ध्यान से। तो आपको समझाने के लिए ना एक आयताकार पार्क बनाते हैं ऐसे। अब आयताकार कोई भी चीज़ अगर रेक्टेंगुलर शेप में है तो उसमें 2 चीज़ होगा, लंबाई और चौड़ाई। देखिए ऐसा बात नहीं है कि जो साइड लंबा है उसी को हम लंबाई मान लें, नहीं, आप चौड़ाई को भी लंबाई मान सकते हैं और लंबाई को भी चौड़ाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 2 ही चीज़ है, लंबाई और चौड़ाई, और भुजा 4 है, तो 2 भुजा होता है लंबाई का और और बाकी का 2 भुजा होता है चौड़ाई का। लंबाई बराबर होता है और चौड़ाई बराबर होता है। अगर हम इसको लंबाई माने हैं तो ये आमने सामने बराबर, और ये चौड़ाई माने हैं तो ये आमने सामने बराबर। अब कोई 3 भुजा को हम पेंट करेंगे, तो अगर हम कोई 3 साइड लेंगे ना भाई, तो 2 तो सेम साइड आएगा। हो सकता है 2 लंबाई 1 चौड़ाई आए, हो सकता है 2 चौड़ाई और 1 लंबाई आए, कोई एक भुजा दोनों तरफ आएगा। या तो हो सकता है हम 2 हिस्सा लंबाई का और 1 हिस्सा चौड़ाई का पेंट कर दें, या हो सकता है 2 हिस्सा चौड़ाई का और 1 हिस्सा लंबाई का पेंट कर दें। तो क्या दिया हुआ है कि जो हम पेंट नहीं किए हैं ना, उस भुजा का लंबाई 9 फीट है और जो हम पेंट किए हैं उस भुजा का लंबाई 37 फीट है। तो मान लेते हैं कि हम जो है इस भुजा को इसी यहाँ से ऐसे और हम इस भुजा तक पेंट कर दिए, 3 भुजा हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? 37 फीट है, और जो एक साइड पेंट नहीं हुआ वो 9 फीट है, तो ये हमारा 9 फीट है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि अगर ये 9 फीट है तो ये भी तो 9 फीट होगा। तो भैया अगर 37 में ये वाला हिस्सा 9 फीट है तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मिला के कितना है? तो 37 में 9 गया तो कितना बचा? 28। मतलब ये आमने सामने का भुजा का लंबाई क्या है? दोनों का कुल मिला के 28, और दोनों बराबर है तो ये भी 14 और ये भी 14। अब कहता है पार्किंग स्थान का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई, 14 गुना 9, 126 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 126 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे स्किल से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि भाई कहता क्या है, कैसे हम इसको बेहतर तरीक़े से, दूसरों से अलग आपको सोचना ही पड़ेगा, तभी होगा, कुछ नहीं तो नहीं होगा। जो सोचा है वही आगे बढ़ा है, नहीं तो भैया अगर सबके जैसा सोचोगे कि अच्छा इसका ये पूरा पेरीमीटर हो गया 37 और 9 हमारा हो गया पूरा पेरीमीटर है पूरा। इसका अगर हम परिमाप देखेंगे तो ये 3 भुजा मिला के 37 प्लस ये 9, 37 और 9, 3 इधर दिए 40 और 6 46 फुट। अब क्या करेंगे? लॉजिक लगाइए थोड़ा सा कि हम कोई भी इसका 3 साइड, हम यहाँ पे लगातार लिए, हम इसका कोई भी 3 साइड लेंगे ना, तो उसमें से 2 लंबाई, या तो 2 लंबाई होगा और 1 चौड़ाई होगा, या तो 2 चौड़ाई होगा 1 लंबाई, ये फिक्स है। ठीक है, तो जी इसका आंसर क्या हो गया? 126 फीट स्क्वायर। देखिए ये आज के प्रैक्टिस का आखिरी सवाल है भाई। अगर आप आखिरी तक देखे हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना एक बार, ठीक है? एकदम कैमरे के सामने से आपको बोल रहे हैं कि भाई मेरे शेयर कर देना, ठीक है? देखो कहता है कि P और Q किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। Q और R इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है? तीनों एक साथ मिलकर मतलब P, Q और R इसे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये भी सही बात है। P और R इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? P
ये पूछा है। एकदम आसान सवाल होता है, टाइम एंड वर्क एकदम आसान होता है। अभी आपका टाइम एंड वर्क चल रहा है, आप चाहे तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले टोटल वर्क की चिंता होना चाहिए कि भाई अगर P और R इस काम को करना चाहता है तो वो कितना काम करेगा। तो भाई टोटल वर्क कहाँ से आता है, तो भाई नंबर ऑफ डेज का जो LCM होता है वही आपका टोटल वर्क होता है। तो P प्लस Q मिलके 10 दिन और Q प्लस R मिलके आपका 12 दिन, और तीनों P प्लस Q प्लस R, यहाँ प्लस है, मिलके 8 दिन का समय लेता है। अब टोटल वर्क तो भाई इक्वल काम देना होगा सबको, ठीक है। तो आप एक बात बताइए कि 10, 12 और 8 का LCM कितना होगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे LCM निकालेंगे तो मार के आपका बदन फाड़ देंगे। देखो, ऐसे LCM नहीं निकालना है लड़का लोग को, सिर्फ लड़का लोग को मारेंगे, ठीक है। तो 10, 12, 8 का ऐसे नहीं निकालना है, टेबल का अचार डालोगे। टेबल पढ़ो ना भाई। 10, 12, 8 का LCM 120 होगा, ठीक है। तो इसका LCM कितना, 120। टोटल वर्क कितना, 120 यूनिट। 120 यूनिट काम करना है, ठीक है। तो P और Q 10 दिन में 120 यूनिट, मतलब हर दिन 12 यूनिट। P और Q 12 दिन में 120 यूनिट, मतलब हर दिन 10 यूनिट। P Q R मिलके 8 दिन में 120 यूनिट, मतलब हर दिन 15 यूनिट। 15 8 120 से। अब कहता है कि अगर P और R को सिर्फ काम करवाया जाए 120 यूनिट तो कितना समय लेगा। तो भाई P और R का एफिशिएंसी अलग अलग निकालना होगा। कहाँ से निकलेगा, देखो P Q R तीनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 15 यूनिट काम कर सकता है डेली। अब अगर P प्लस Q प्लस R के क्षमता में जो निकालना है उसी को घटाएंगे। P और R का हमें चाहिए, तो P प्लस Q प्लस R का एफिशिएंसी में अगर हम Q और R का एफिशिएंसी 10 है घटा दें तो P हमारा कितना हो जाएगा। देखिए, P प्लस Q प्लस R का एफिशिएंसी 15, Q और R 10, तो P का एफिशिएंसी कितना बोलेंगे सर, 5 हो जाएगा, ठीक। अब बचा R का। अब देखो, P Q R के एफिशिएंसी में अगर P और Q के एफिशिएंसी को घटा दे तो R ही ना बचेगा। तो P Q R का एफिशिएंसी 15, P प्लस Q का एफिशिएंसी 12, मतलब R का एफिशिएंसी 15 में 12 गया तो 3। कितना, 3। अब देखो, P और R दोनों मिल के काम करेगा। भाई P काम करेगा 5, R काम करेगा 3, दोनों काम करेगा एक दिन में 8। कितना काम करना है, तो 120। अगर एक दिन में 8 यूनिट काम हो रहा है तो 120 यूनिट काम कितना गुना, 15 गुना। और यही 15 दिन इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई एकदम अटैकिंग मोड में एग्जाम में खेलना होगा, और ऐसा अटैकिंग मोड होना चाहिए कि आपका दिल दिमाग भी स्थिर रहे। ऐसा ना कि उल्टा पलटा करके सब सही गलत करके बराबर कर दिया, नहीं, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप सलाह दीजिए। आप सलाह दीजिए कि इसमें और चाहिए। आप मेरा मेहनत देख ही रहे हैं, एक एक सवाल को हाथ से लिखना और फिर मिटाना, फिर लिखना, फिर मिटाना, फिर लिखना, बनाना आसान काम नहीं, लेकिन मेहनत करने में मज़ा आता है। कब, जब आपका सपोर्ट मिलता है। तो आप सपोर्ट करिए और बदले में हम आपको भाई क्या देंगे, अच्छा प्रैक्टिस सेट ला के देंगे। भाई कोई पढ़ेगा उसी को हम ना पढ़ाएंगे। बाकी यार क्या बताएं, मार्केट का हाल आपको मालूम है। आप खुद 10 कोचिंग को, 10 ऑनलाइन संस्था को जानते होंगे कि भैया क्या क्या चल रहा है। हम लोग यहाँ पे आपको मेहनत से सारी की सारी चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ आउटपुट मिले तब ना। तो आप इसका ध्यान रखिए और हम आपका ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए सबको मेरा जय हिंद रहेगा।